यहीं से हमारा अपना अगला सेशन शुरू होता है। तो पिछले सेशन में आपने क्वेश्चन पूछा था कि किस प्रकार से परिभाषाएं जो है पूछी जाएंगी। तो आप सभी से जो परिभाषाएं हैं वो पूछी जाएंगी कि योग की कोई परिभाषा बताएं। तो उस समय आपको बतानी पड़ेगी कि योग से चित्तवृत्ति निरोध आपने बता दिया। फिर आपसे पूछेंगे कि परिभाषा किसके अनुसार दी गई है, तो आपने ये भी बता देंगे आपकी ये परिभाषा जो है महर्षि पतंजलि पतंजलि जी के अनुसार बताई गई है। तो उस समय आपसे पूछा जाता है कि और किस महर्षि ने कौन सी परिभाषा दी है। तो उस समय आपको अलग अलग महर्षियों के अनुसार आपको परिभाषाएं बतानी पड़ सकती है। तो ऐसा जो है एक आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जी सर, एक ये संस्कृत में जो वर्ड्स दे रखे हैं, क्या ये हमको लर्न करने पड़ेंगे, जैसे मुश्किल है तो? संस्कृत में आपको बहुत ज्यादा वर्ड आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ एक परिभाषा जो है शुरुआत की उसमें नॉर्मल सा दिया गया है, योग से चित्तवृत्ति निरोध है, ये इसमें संस्कृत का ऐसा कुछ बहुत ज्यादा मुश्किल वर्ड नहीं है, क्योंकि अगर इसको आपने अच्छे से समझा होगा तो आप उसको अच्छे से समझ पाएंगे। और इसी प्रकार से सेम जो हिंदी में है, तो समझ में आ गया कि सर चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग है, बट हाँ, अगर आपको संस्कृत ऐसा समझ में। में आ जाता है तो आपको बताने में मुझे नहीं लगता कि कोई परेशानी आपको होगी। ओके सर। जी, और सर और ये दो उसके बाद और है, जो आपका समत्वम योग उच्यते। योग सूत्र जो है, योग सूत्र के पहले 12 सूत्र आपको संस्कृत में याद करने पड़ेंगे केवल। ओके सर। हाँ, तो जैसे सर समतम मुझे योग आप भेज उच्यते कोई देना मुश्किल 12 नहीं है। सूत्र कौन कौन से समतम हैं। योग उच्यते हर स्थिति में समान बने रहना ही योग है। योग है कर्म हाँ सु जी। कुशलम, कर्मों में कुशलता ही योग कौशलम, है। हाँ। तो काफी कर्मों इतना में मुश्किल कुशल। नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा परेशानी इसमें याद करने में होगी। तो सर 12, वो सर 12 जो आप बोल रहे हो वो सेंड कर दीजिएगा सर। वो आपको पहले मैं पढ़ाऊंगा, उन चीजों को समझाऊंगा, उसके बाद आपको सेंड किए जाएंगे, फिर आपको आप उनको अच्छे से पढ़ पाएंगे। ओके सर, ओके सर। जी, आइए हम थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। हम पहुंचे थे, बस्ती के बारे में हम बात कर रहे थे। आपने फिर से इसके बारे में पूछा, तो ग्रहण संख्या के अनुसार जो बस्ती है वो दो प्रकार की बताई गई। पहली है जल बस्ती। अब जल बस्ती में क्या होता है, कोई नदी आपके पास है या नहर का कोई है, या फिर कोशिश करें कि बहता पानी हो। आप तालाब वगैरह में भी कर सकते हैं, लेकिन बहते हुए पानी में करेंगे वो ज्यादा अच्छा होता है। तो बहते हुए पानी में कितना पानी हो कि वो पानी आपके नाभि तक आए कम से कम। उस समय नाभि तक का पानी जो है उस बहते पानी में आपको खड़े हो जाना है, और जो गुदा द्वार है उसके माध्यम से पानी को अंदर खींचने का प्रयास करना है, उसको बाहर निकालना है पानी को, यानी उसका आकुंचन करना है और प्रसारण करना है। ये जो क्रिया है वो जलवस्ती की क्रिया है। उसके बाद दूसरा सथल वस्ती थी, जो कि पश्चिमोत्तानासन में की जाती है। इसमें क्या होता है, पश्चिमोत्तानासन में बैठ करके गुदा द्वार को आकुंचन और संकुचन करते हैं, उसका प्रसारण करते हैं। उससे क्या होगा, वायु जो है हमारे गुदा द्वार के अंदर सिर्फ अंदर जाएगी और बाहर निकलेगी। उससे क्या होगा, जो हमारे शरीर के अंदर को कब्ज आदि की शिकायत है, तेजाब आदि बनता है, गैस बनती है, वो चीजें ठीक हो जाएंगी। ये सफल वस्ती थी। और यही बात अगर हम करें हठ प्रदीपिका के अनुसार, ये दोनों हमने पढ़े, वो किसके अनुसार थे, ये घृण संहिता के अनुसार थे। इस चीज का विशेष ध्यान रखें सभी साथी कि घृण संहिता के अनुसार क्या बताया गया है और हठ प्रदीपिका के अनुसार क्या बताया गया है। हठ प्रदीपिका के अंदर जो है वस्ती क्रम क्या बताया गया है, जल वस्ती केवल एक ही बताई गई है, जल वस्ती। हठ प्रदीपिका के अनुसार वस्ती सिर्फ एक प्रकार की है, जल वस्ती, जो कि एनिमा हम करते हैं। एनिमा ही जल वस्ती है। नाभि पर्यंत जल में स्थित होकर गुदा में एक नली डालकर उत्कट आसन करते हुए गुदा का संकुचन करें और उसको धो लें। इसको जो है वस्ती क्रिया कहा जाता है। इससे क्या होगा, वायु गोला जो बनता है पेट में, तिल्ली का रोग है, जलोदर है, त्रिदोष है, वो सभी जो है वो नष्ट हो जाते हैं। इससे ये हमें फल मिलता है। तो चीज वही है, उसमें बहते हुए पानी में केवल गुदा का अंकुचन और प्रसारण करना है। और जल वस्ती में हम बहते हुए पानी की बजाय, पानी में खड़े होने की बजाय क्या करते हैं, ऊपर एक पोट लगा हुआ होता है जिसमें से नलकी आकर के उसको हम गुदा द्वार में डालते हैं, जिससे पानी हमारे गुदा द्वार में जाता है। और फिर उसको हम गुदा को गुदा का संकुचन करके गुदा को बिल्कुल बंद करके उस अंदर से जो उसको धोते हैं। तो वो क्या होता है, वो एनिमा कहलाता है या जलवस्ती कहलाता है। जो पंचकर्मा के अकॉर्डिंग एनिमा है, वही जो है जलवस्ती हठ प्रदीपिका के अनुसार बताई गई है। आइए उसके बाद हठ रत्नावली। हठ रत्नावली में दोनों ही बताई गई हैं, जलवस्ती और सथल वस्ती, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद तीसरी जो
बताई गई है। तीसरा जो षटकर्म था हमारा, षटकर्म में तीसरे जो क्रिया है वो कौन सी है, वो है नेति क्रिया घेरण संहिता के अनुसार। उसमें इसको क्या बोला गया है इंग्लिश में अगर हम बोलेंगे तो ENT बोला गया है। ई से आइज, एन से नेक या नोज, और टी से थ्रोट गला। विश्वा जी आप एक बार माइक को म्यूट कर लें और माइक म्यूट करके एक बार मैसेज आप सेंड कर दें जो आप पूछना चाह रहे हैं। मुझे ऐसा तो लगा कि धोती के बारे में आप शायद कुछ पूछ रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता कि क्या पूछना चाह रहे थे क्योंकि आवाज आपकी नहीं आ पाई। आप मैसेज कर दें, तब तक मैं इनको नैतिक क्रिया बारे में बता देता हूँ। षटकर्म के अंदर जो नैतिक क्रिया है उसको ENT बोला जाता है। ENT, ईयर, नोज एंड थ्रोट। इनकी सफाई के लिए करते हैं, इनकी शुद्धि के लिए हम करते हैं इसको। इसमें क्या होता है, घेरण संहिता के अनुसार अगर हम बात करेंगे तो केवल एक ही बताई गई है, कौन सा, वित्सती माप का सूक्ष्म धागा नासिका छिद्र में प्रवेश करवाना और मुख से निकालना। लगभग 1 बिलांत लंबा धागा जिसको हम नाक में डालते हैं और मुंह से निकालते हैं, उसको क्या बोलते हैं, नेति क्रिया बोलते हैं। और यही बात अगर हम हठ प्रदीपिका के अकॉर्डिंग करें तो वो बोलते हैं कि 9 इंच लंबा सूत्र होता है, उसको हम नासिका में डालते हैं और मुख से निकालते हैं, वो हठ प्रदीपिका के अनुसार बोला गया है। और हठ रत्नावली में क्या बोला गया है, 6 वितस्ती। 6 वितस्ती का मतलब 54 इंच, 54 इंच लंबा सूती धागा होता है जिसको हम नाक से डाल करके मुंह से निकालते हैं। ऐसा जो है नेति क्रिया के बारे में बोला गया है। और इसका फल क्या होगा, इसका बेनिफिट क्या होगा, नेति कर्मों को साधने से खेचरी मुद्रा की सिद्धि होती है, खेचरी मुद्रा आसान हो जाती है हमारे लिए, दिव्य दृष्टि उत्पन्न होती है, यानी हमारी जो नजर है वो तेज हो जाती है, और गर्दन से ऊपर के जो रोग हैं यानी जंत्रोधर जो रोग हैं वो सभी दूर हो जाते हैं, और कपाल की शुद्धि हो जाती है, यानी मस्तिष्क की शुद्धि हो जाती है, चेहरे पे चमक आ जाती है। ये था नेति क्रिया। सर जो आपने ये बताया 6 वितस्तित क्या है, 54 इंच, तो ये क्वेश्चन पूछा था 6 वितस्ती के अंदर 54 इंच होते हैं। हाँ, प्रैक्टिकल में कि एक वितस्ती में कितने होते हैं, शायद तक 9 इंच हो गए फिर। हाँ 9 इंच। हाँ सर, ये क्वेश्चन पूछा है प्रैक्टिकल में, पूछते हाँ हैं। एक वितस्ती जो है वो लगभग 9 इंच की होती है। एक जो हम करते हैं, जैसे कि आप कई बार देखते होंगे जो पहले जो लोग होते थे, बूढ़े जो लोग हैं या हमारे जो आदर्श रहे हैं या हमारे जो बुजुर्ग हैं, वो क्या करते हैं, जब उनको 1 फुट मापना होता है तो इस प्रकार से मापते हैं, वो ऐसे या ऐसे करके मापते हैं कि 1 गिलास और 4 उंगल जो 1 फुट का होता है, तो 4 12 में से आप इंच में 4 उंगल निकाल दीजिए तो 8 या 9 इंच का ही बचेगा पूरा। जी जहराना जी कृपया या तो अपना माइक म्यूट कर लीजिए, या अगर हमसे पूछ रहे हैं तो थोड़ा सा जोर से बोलें। तो वितस्ती का मतलब होता है लगभग 9 इंच, जिसको हम 1 बिलांत बोलते हैं, उसको भी वितस्ती बोला जाता है। या 1 फीट नापना हो तो हम इस प्रकार से नापते हैं, वो 1 फीट हो जाता है लगभग, तो वही 9 इंच या 8 इंच के लगभग हमारा पड़ता है इसमें। तो अब ये क्या बोला कि घृण संहिता में क्या फर्क है, घृण संहिता में वितस्ती माप बोला है, यानी 1 वितस्ती यानी कि 9 इंच, और हठ प्रदीपिका में उन्होंने सीधा बोल दिया कि लगभग 9 इंच लंबा, और हठ रत्नावली की अगर हम बात करेंगे तो उन्होंने 6 वितस्ती बोल दिया यानी कि 54 इंच लंबा। सर ये आपने सारी वस्त्र जो सूत्र नीति बताई है आपने, ये तीनों में घेरण संहिता, हठ रत्नावली और हठ प्रदीपिका, इन तीनों में सूत्र नीति, तो सर ये वस्त्र जो नीति है तीनों में सूत्र नीति का ही वर्णन किया गया है, लेकिन घेरण संहिता में कहीं कहीं जो है जल नीति और सूत्र नीति का वर्णन मिलता है। रबड़ नीति में नहीं आता, क्योंकि रबड़ नीति का जो यूज हम इसलिए करते हैं कि ताकि हम सूत्र नीति जो है अच्छे ढंग से कर पाए। रबड़ नीति जब हम करते हैं तो उसमें हमारा एक भय जो है वो खुल जाता है, और रबड़ नीति के बाद हम सूत्र नीति का जो प्रयोग है वो अच्छे से कर पाते हैं, इसलिए जो है हम रबड़ नीति का प्रयोग करते हैं। लेकिन जल नीति के बारे में घेरण संहिता में काफी जगह बोला भी गया है, उसके बारे में बताया गया है कि एक नासिका से जल को डाल करके दूसरी नासिका से जल को बाहर निकालना जल नीति कहलाता है।
तो मतलब अगर सर वो क्वेश्चन करे कि ग्रहण संहिता में नेति क्रिया या कितने प्रकार की है, ग्रहण संहिता में तो आप सिर्फ दोनों हमें प्रकार की यूज कर सकते हैं, जिसमें आप जल नेति और सूत्र नेति का प्रयोग दोनों कर सकते हैं। ओके सर। सहाराना जी शायद आप कुछ पूछना चाह रहे हैं, तो एक बार या तो मैसेज कर दीजिए मुझे क्लास में, या अपना माइक जो म्यूट कर लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। नेति के बाद अगला जो है हमारा है नौली क्रिया। नौली क्रिया के बारे में पढ़ते हैं। नौली क्रिया को लोलिकी भी बोला जाता है, जो मैंने आपके अंडरलाइन किया हुआ है उसको देखें सभी एक बार। नौली क्रिया को लोलिकी भी बोला जाता है। अरुणा शर्मा अपना माइक म्यूट करें। ग्रहण संहिता के अनुसार नौली क्रिया को हम पढ़ रहे हैं। तीव्र वेग से उदर को दोनों पार्श्व भागों में घुमाएं। ये जो है नौली क्रिया बोली गई है ग्रहण संहिता के अनुसार। और हठ प्रदीपिका में भी यही बोली गई है। और हठ रत्नावली में दो प्रकार की बोली गई है, बाह्य नौली और अंतरंग नौली। इसको छोड़ दीजिए। हठ रत्नावली के अनुसार केवल मैं अब जो बोल रहा हूं उसको सुनने का प्रयास करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। ग्रहण संहिता के अनुसार नौली क्रिया 4 प्रकार की है। समझ लेंगे सभी साथी, क्योंकि इसमें सामने लिखा हुआ नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं। ग्रहण संहिता के अनुसार नौली 4 प्रकार की है। कौन कौन सी है? पहली नौली मध्यमा नौली। मध्यमा नौली का मतलब क्या होता है? श्वास को बाहर निकाल करके पेट को आप हिस्सा बीच में इकट्ठा कर लेना, मध्यमा नौली। दूसरी नौली है वाम नौली, यानी उत्तर साइड में, यानी उल्टी साइड में बाईं ओर उस पेट को बाईं ओर खिसका देना, वाम नौली कहलाता है। दाईं साइड यानी दक्षिण साइड में पेट को खिसका देना दक्षिण नौली कहलाता है। और उसको पूरा घुमा देना भ्रमर नौली कहलाता है वही चीज, सेम वही चीज है, बस फर्क इतना ही है उसको अलग अलग स्टेप में बताया गया है। बीच में इकट्ठा करना मध्यमा नौली, उल्टी साइड में इकट्ठा करना वाम नौली, उल्टी साइड में इकट्ठा करना है दाईं साइड में इकट्ठा करना दक्षिण नौली, और उसको पूरा घुमा देना उसको बोलते हैं भ्रमर नौली। ये ग्रहण संहिता के अनुसार आपको मैं बता रहा हूं। और हठ प्रदीपिका में जब आप देखोगे तो केवल एक ही है हठ प्रदीपिका के अनुसार, जिसको तीव्र वेग से उदर को दोनों पार्श्व भाग में घुमाना, यानी भ्रमर नौली जो है वो हठ प्रदीपिका में बताई गई है सिर्फ। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से जठ अग्नि जो है वो बढ़ जाएगी और पाचन क्रिया में सुधार आ जाएगा, त्रिदोष जो है वो दूर हो जाएंगे। और इसलिए यह क्रिया हठ क्रियाओं का ताज है, सबसे अच्छी क्रिया जो है इसको माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ क्रिया इसको माना जाता है। सभी साथी आपके सामने एक बार मैंने पूरा का पूरा जो नौली क्रिया है वो मैंने आपके सामने लगाया हुआ है, आप उसको जो है एक बार पूरा पढ़ सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। ग्रहण संहिता के अनुसार पढ़ते हैं त्राटक। पहले हमने पढ़ा धोती, दूसरा पढ़ा वस्ती, तीसरा पढ़ा नेति, चौथा नौली और पांचवा पढ़ रहे हैं हम त्राटक। पांचवी क्रिया पढ़ने जा रहे हैं हम त्राटक। त्राटक क्या होता है? दोनों आंखों को बिना झपकाए किसी सूक्ष्म लक्ष्य को टकटकी लगा करके देखना जब तक हमारी आंखों से आंसू ना गिरने लगे, इसे विद्वान जन त्राटक कहते हैं।
किसी एक बिंदु को धारण करना, उस पर टकटकी लगाकर, यानी एक टक देखना है बिना पलकों को झपकाए, और तब तक देखना है जब तक आंखों से आंसू ना आने शुरू हो जाएं। और ऐसा जो करना है उसको हमारे जो विद्वान हैं उसे त्राटक कहते हैं। ये घृण संहिता के अनुसार था। हठ प्रदीपिका में क्या कहा गया कि स्थिर दृष्टि से किसी सूक्ष्म लक्ष्य को देखना जब तक आंसू ना आए, और हठ प्रदीपिका में से गुप्त रखने की सलाह दी गई है। और हठ रत्नावली में भी यही वर्णन किया गया, यानी मेन मुख्य बिंदु जो केवल एक ही है, किसी एक बिंदु पर टकटकी लगा करके लगातार देखना जब तक आपकी आंखों से आंसू ना आए, वो जो है त्राटक कहलाता है। उसके बाद त्राटक हमने कर तो लेंगे, त्राटक करने से फायदा क्या होगा हमें, तो त्राटक का जो फल है वो क्या होगा, इसके अभ्यास से सांभवी मुद्रा की सिद्धि होती है। सांभवी मुद्रा हमारी लग जाती है, नेत्र के सब रोग नष्ट हो जाते हैं और दिव्य दृष्टि हो जाती है, और तंद्रा रोग भी दूर हो जाते हैं। ऐसा जो है इसमें बताया गया है। ये है त्राटक। सांभवी मुद्रा और क्या होता है सर? त्राटक का अभ्यास करने से सांभवी मुद्रा की सिद्धि होती है, आंखों के सभी रोग नष्ट हो जाते हैं, नेत्र के सब रोग नष्ट हो जाते हैं, दिव्य दृष्टि यानी अच्छी बुद्धि हमें प्राप्त हो जाती है। नहीं, सांभवी मुद्रा का मतलब क्या होगा सर? सांभवी मुद्रा का मतलब क्या होगा, ओके। सांभवी मुद्रा, आपको मुद्रा का जो चैप्टर आपका आएगा सत्कर्म के बाद आसन, फिर प्राणायाम और फिर मुद्रा का चैप्टर आपका आएगा, उसमें बताएंगे सांभवी मुद्रा क्या होती है। लेकिन आपको बता देता हूं, मुद्रा जैसे आसन होता है ऐसे ही प्राणायाम होते हैं और ऐसे ही मुद्रा होती है। सांभवी मुद्रा में क्या होते हैं, जब अगर हमारी आंखें अच्छी होंगी, हमारी आंखों की दृष्टि अच्छी होगी, हमारी आंखों की पावर अगर अच्छी होगी, तो हम क्या करेंगे, सांभवी मुद्रा में हम अपने इस बिंदु पर, माथे के ऊपर जो बिंदु होता है दोनों आंखों के बीच के अंदर जो हमारा चक्र होता है, आज्ञा चक्र जिसे हम बोलते हैं, उसको देखने का प्रयास करते हैं। देखिए एक बार ऐसे देखते हैं, बिल्कुल दोनों आंखों की जो आपका जिसको हम बोलते पुतली बोलते हैं, जिसको या कोया जिसको बोलते हैं, वो आपके दोनों आंखों के अंदर इस प्रकार से चला जाएगा। केवल आपको यहाँ देखना है दोनों आंखों से इस प्रकार से। वो आप तभी कर पाएंगे जब आपकी आंखों की पावर अच्छी होगी, और आंखों की पावर अच्छी किससे होगी, वो त्राटक से होगी। त्राटक आपने कर लिया तो इसके अभ्यास से अब सांभवी मुद्रा की सिद्धि हो जाती है, उसमें आप सिद्ध होने लग जाते हैं। ऐसा जो इसमें बताया गया है। सर जी थोड़ा डाउट है मुझे। जी बोलिए। त्राटक जैसे तीन प्रकार के बताए गए हैं। तीन प्रकार का त्राटक वैसे नहीं है। तीन प्रकार का त्राटक जो है वो घेंट संहिता में कहीं कहीं बताया जाता है, जिसमें अधोत्राटक, बाह्य त्राटक, अधोत्राटक और अंत्य त्राटक के बारे में बताया गया है। हाँ, तो उसके बारे में आपको इतना डीपली जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसके बारे में अगर बताया जाएगा तो जिनको त्राटक केवल इतना याद हुआ है वो भी चीज को भूल जाएंगे। नहीं सर, क्योंकि पूछते हैं वो, मुझे पता है वो पूछते हैं त्राटक कितने प्रकार के हैं। हाँ जी सर, पतंजलि योग सूत्र में भी 3 प्रकार के दिए हुए हैं, और 3 प्रकार के त्राटक जो 3 प्रकार के होते हैं, बाह्य त्राटक, अधोत्राटक और अंत्य त्राटक। बाह्य त्राटक तो बाहर की किसी वस्तु पर ध्यान लगाना, और अंत्य त्राटक अपने शरीर, आंखों को बंद करके किसी अपने शरीर के अंदर किसी एक अंग पर ध्यान लगा लेना, किसी एक मुख्य अंग आपको निर्धारित कर लेना कि मैं अपने हृदय को देख रहा हूं या मैं अपने फेफड़ों को देख रहा हूं। ऐसे अंत्य त्राटक उसको आप कर सकते हैं। और अधोत्राटक, आधी आंखें खुली आधी आंखें बंद के साथ आप जो है उसका अधोत्राटक का अभ्यास आप कर सकते हैं। इसके बारे में मैं थोड़ा सुनिए, मैं बता देता हूँ। इसके बारे में मैं थोड़ा सा एक बार और अच्छे से अपने आप को कंफर्म करके कल इसके बारे में आपको मैं थोड़ा और अच्छे से बता पाऊंगा। जी सर, इसमें है ये, पहले हम किसी पॉइंट पे करते हैं, जैसे चंद्रमा का ले लो या कोई स्टार ले लो बाह्य में, और मध्य में हम वो जो है उसमें करते हैं हम किसी दीपक की लो का, आधी आंखें खुली करके। और आंतरिक आप जो बोल रहे हैं वो ध्यान आप बोल रहे हैं, वो चीज अलग है, थोड़ा सा वो चीजें अलग हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पे इस चीज को मैंने आपको बताया चीज वही है, लेकिन इसको थोड़ा कंफर्म करके मैं पूरा प्रॉपर तरीके से इसको आपको कैसे समझना है वो आपको मैं कल इसके बारे में थोड़ा समझाने का प्रयास करूंगा। ओके सर। जी,
लेकिन आपको वाईसीबी की दृष्टि से मुझे नहीं लगता कि इसको इतना डीपली आपको करने की आवश्यकता है। आइए, आवश्यकता है सर। ओके चलो ठीक है, आवश्यकता है तो हठ प्रदीपिका के अनुसार त्राटक केवल यही होगा जो आपके सामने लिखा हुआ है। त्राटक केवल इसको जाने, और हठ रत्नावली के अनुसार भी इतना ही होगा। लेकिन जैसे कि पूनम जी बोल रहे हैं, घृण संहिता के अनुसार जो त्राटक है उसको थोड़ा सा हम और डीपली समझने का प्रयास करेंगे, वो आपको कल समझा दिया जाएगा। जी सर। उसके बाद हमारा जो अंतिम जो षटकर्म है वो है कपालभाति। इसमें आपसे सबसे बड़ा क्वेश्चन, कपालभाति षटकर्म है या प्राणायाम है? तो कपालभाति जो है वो षटकर्म है, प्राणायाम नहीं है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। थ्योरेटिकल भी क्वेश्चन आ सकता है, और टीचर आपको पजल करने के लिए आपसे प्रैक्टिकल में भी पूछ सकते हैं। कपालभाति क्रिया है, प्राणायाम नहीं है। इसको नोट कर लें, लिख लें इस चीज को, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में पक चुका होगा, क्योंकि हमारे बाबा रामदेव जी भी इस चीज को करवाते हैं, कपालभाति प्राणायाम करें। वो ठीक है, वो अपनी जगह अच्छा करवा रहे हैं, लेकिन इस चीज का ध्यान रखना है कि कपालभाति एक क्रिया है, प्राणायाम नहीं है। आइए उसके बाद हम पढ़ते हैं कपालभाति को। तो घेरेंट संहिता जो है उसके अनुसार कपालभाति 3 प्रकार की बताई गई है। कौन कौन सी है 3 प्रकार की कपालभाति? वो देखिए, वातकर्म, दूसरी है व्युत्कर्म, और तीसरी है शीतकर्म। 3 प्रकार की कपालभाति इसमें बताई गई है। इसमें घेरेंट संहिता में कपालभाति 3 प्रकार की बताई गई है, वातकर्म, व्युत्कर्म और शीतकर्म। अब वातकर्म जो कपालभाति वो क्या होती है? वात मतलब वायु, यानी ईड़ा से वायु का पूरक करें और पिंगला से रेचक करें, यानी एक नासिका से श्वास को अंदर भरते हुए दूसरी नासिका से श्वास को बाहर निकालें, और दूसरी नासिका जिससे आपने छोड़ा है उसी से पीकर पुनः श्वास को भरें और पहली नासिका से बाहर निकाल दें, यानी कि अनुलोम विलोम का अभ्यास आप जो करते हैं वो वातकर्म कपालभाति है। दूसरा व्युत्कर्म कपालभाति। व्युत मतलब थोड़ा उल्टा करना है। क्या उल्टा करना है? अपनी नासिका से पानी को पीना है, हथेली में पानी लेना है इस प्रकार से, और नासिका से पीना है, या आप किसी पात्र का प्रयोग करते हैं वो उसका जो तरीका होता है अपना अपना, तो उसमें क्या करते हैं, दोनों नासिकाओं के छिद्र से जल को पूरक करना है, जल को भरना है दोनों नासिकाओं को, और वो पानी जो है मुख से रेचक करना है, पानी को मुंह से निकाल देना। नासिका से भर के नाक से पानी को भरना है और मुंह से पानी को निकाल देना है। वो क्या कहलाती है? वो व्युत्कर्म कपालभाति कहलाती है। और शीतकर्म कपालभाति क्या होगी? शीतकर्म कपालभाति में इससे उल्टा हो जाएगा, यानी मुख से पानी पीना है, मुंह से पानी पीना है और नाक से निकाल देना है। इससे क्या होगा? शीतकर्म कपालभाति है और कामदेव के समान हो जाता है, यानी मतलब उसको काफी ज्ञान हो जाता है और हल्का हो जाता है उसका जो शीर्ष प्रदेश है वो। ये होता है शीतकर्म कपालभाति। ये घेरेंट संहिता के अनुसार है कपालभाति वातकर्म, व्युत्कर्म और शीतकर्म। वातकर्म अनुलोम विलोम की तरह किया जाता है, व्युत्कर्म में नासिका से पानी पी के मुंह से निकाला जाता है, और शीतकर्म में मुंह से पानी पी के नाक से निकाला जाता है। लेकिन अगर हम हठ प्रदीपिका के अंदर अगर हम देखेंगे तो हठ प्रदीपिका में कपालभाति क्या दी गई है? लोहार की धोकनी के समान शीघ्रता से रेचक व पूरक करने से कपालभाति होती है। यह कफ दोषों को नष्ट करने वाली होती है। यानी एक प्रकार से बाबा रामदेव जो हमें कपालभाति प्राणायाम करवाते हैं, वही चीज आपको हठ प्रदीपिका के अनुसार कपालभाति करके दिखानी है। वो इसके अनुसार करवाते हैं। बाबा रामदेव आपको जो कपालभाति प्राणायाम बोल के करवाते हैं, वो हठ प्रदीपिका के अनुसार कपालभाति करवाते हैं। वो क्रिया करवाते हैं आपको हठ प्रदीपिका के अनुसार। और जब आपको आप प्रैक्टिकल दोगे उस समय टीचर्स आपको 100% बोलेंगे, 100% आपसे क्वेश्चन करेंगे कि आप जो कपालभाति करके दिखाएं। ये आपका दूसरा क्वेश्चन होगा प्रैक्टिकल में। हर एक विद्यार्थी से पूछा जाएगा, प्रत्येक विद्यार्थी से, कि कपालभाति करके दिखाएं। तो कपालभाति में आपको यही करना है जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। जो आप करते हैं, झटके के साथ पेट को अंदर लेकर के जाना है, श्वास को बाहर निकालना है, लोहार की धोकनी के समान।
ऐसा आपको करना है। और इस कपालभाति में फिर वो बोले कपालभाति आपने किया तो कपाल का अर्थ क्या है? कपाल का अर्थ मतलब है माथा, और भाति का मतलब है चमक। माथे पे चमक आ जाएगी। माथे पे चमक कब आएगी? जब आपके शरीर के अंदर कोई रोग नहीं होगा, आपके शरीर के अंदर तेज होगा, यानी कि आपके शरीर के अंदर एक जोश होगा। जोश कब आएगा? जब आपके शरीर में कोई रोग नहीं है। रोग कब नहीं होंगे? जब आपके जठ अग्नि अच्छे से काम कर रही है। जठ अग्नि को अच्छे से काम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छे आसनों का अभ्यास करना पड़ेगा, प्राणायाम का अभ्यास करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और अब मेहनत करोगे तो क्या होगा? जठ अग्नि तेज होगी, भोजन का पाचन होगा, भोजन का पाचन होगा तो शरीर के अंदर जोश आएगा, जोश आएगा तो आपके माथे में चमक भी आएगी, यानी आपका कपाल जो है, आपका माथा जो है वो चमक जाएगा, जैसे कि एक योगी का माथा चमकना चाहिए। वो कपाल भाती होता है, ऐसा जो है बताया गया है। और हठ रत्नावली के अंदर अगर हम बात करें तो क्या बोला गया है? रेचक व पूरक करते हुए तेज गति से सिर को बाएं और दाएं घुमाएं। साथ में आपको जैसे सिर को घुमाना है और साथ में तेज श्वास को लेना है और छोड़ना है। वो किसके हठ रत्नावली के अनुसार दिया गया है? इसका प्रयोग आपको कहीं नहीं करना है। ऐसा जो है षटकर्म के अंदर, पूरा षटकर्म हमने पढ़ा, ये पूरा षटकर्म है, इसको आपको अच्छे से याद करना है, समझना है। मतलब क्या? रेचक। ओके, रेचक का मतलब क्या होता है? आइए रेचक के बारे में आपको लोगों को मैं थोड़ा सा बताने का प्रयास करता हूं, जैसे कि उन्होंने पूछा है। अभी दूसरी पीडीएफ शायद ओपन है, वो पीडीएफ अभी ओपन नहीं है, तो मैं आपको वैसे ही बताने का प्रयास करूंगा कि रेचक और क्या होता है। रेचक का मतलब होता है पूरक। पहले समझे पूरक। पूरक मतलब होता है श्वास को अंदर भरना। जब श्वास भर रहे हैं होता पूरक, और श्वास को हमने भर के श्वास अंदर रोक लिया, श्वास को बाहर नहीं निकाला, श्वास को अंदर रोक रखा, उसको बोलते हैं कुंभक। और जब श्वास को बाहर छोड़ते हैं इसको बोलते हैं रेचक। यानी श्वास जब हम भरते हैं उसको पूरक बोलते हैं, श्वास को रोकते हैं तो उसको कुंभक बोलते हैं, और जब श्वास को बाहर छोड़ते हैं तो उसको रेचक बोलते हैं। पूरक, कुंभक और रेचक। कोई अन्य विद्यार्थी पूछना चाहता हो तो? पूरक, कुंभक, रेचक का एक अनुपात भी होता है क्या? मैंने पढ़ा है कहीं। 1:4:2। 1 सेकंड में अगर आप श्वास को अंदर भरते हैं तो 4 सेकंड आपको श्वास को अंदर रोकना होता है, और 2 सेकंड में श्वास को बाहर निकालना होता है। मान लीजिए आप अगर 10 सेकंड में श्वास को अंदर भरते हैं, 10 सेकंड में श्वास को अंदर भरते हैं तो 40 सेकंड श्वास को अंदर रोक के रखना है, और धीरे धीरे 20 सेकंड में श्वास को बाहर निकालना है। 1:4:2। पूरक, कुंभक, रेचक। कोई अन्य विद्यार्थी कुछ पूछना चाहता हो? सर कपालभाति का जो वातकर्म है वो थोड़ा समझा दीजिए। कपालभाति का वातकर्म। वातकर्म का मतलब क्या है? आपको दाईं नासिका से श्वास को अंदर भरना है और बाईं नासिका से श्वास को बाहर निकालना है, और पुनः बाईं नासिका से श्वास को भरते हुए दाईं नासिका से श्वास को बाहर निकाल देना है। जैसे कि आप अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, वही वातकर्म कपालभाति है। कोई भी अन्य विद्यार्थी कुछ पूछना चाहता हो? अंतिम 3 मिनट के लिए हमारा लिंक जो है ओपन है। 8:15 पे हम अपनी क्लास को ओवर करेंगे मंत्र के साथ। तब तक अगर कोई भी विद्यार्थी कुछ पूछना चाहता है तो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। पीडीएफ आपको जल्दी शेयर कर दी जाएगी। सर मुझे एक पूछना है थोड़ा सा, मैंने आज वो रिवीजन की तो थोड़ा समझ में नहीं आया जी। जो आपने इसका योग का इतिहास पढ़ाया उसमें ईसा पूर्व ईस्वी था जिसमें कैलेंडर दिया था आपने। हाँ जी। और एग्जाम्पल के साथ दिया था सर, वो उसमें क्वेश्चन क्या बनेगा? वो समझ में तो आ गया हमें भी कैसे कैलेंडर दिया है। उसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, वो केवल आपकी जानकारी के लिए आपको समझाया गया था। ओके सर। क्योंकि ईसा पूर्व बोला, कई जगह ईसा पूर्व लिखा होता है, कई जगह ईस्वी लिखा होता है, तो काफी विद्यार्थियों को इसकी नॉलेज नहीं होती है, इसलिए मैंने उस चीज को उसके अंदर डाला था।
एक मिनट मैं माइक को म्यूट। चलिए, सभी विद्यार्थियों से मैं एक बार ये पूछना चाह रहा हूँ कि कल की अगर मॉर्निंग क्लास की जाए प्रैक्टिकल की, तो क्या सभी साथी तैयार हैं? नहीं सर, मैं तैयार नहीं हूँ। कितने बजे सर? कोशिश करेंगे 6 बजे क्लास शुरू कर रहे हैं हम, 6 बजे से लेकर के 7 बजे नहीं तक। सर, नहीं सर, बच्चे स्कूल जाते हैं, स्कूल भेजना होता है। क्योंकि सर क्या मैं होता है खुद स्कूल जाती हूँ। इवनिंग में हम लोग जैसे चलिए कोई बात नहीं, हम एक काम कर लेते हैं, संडे को हम मॉर्निंग में क्लास कर लेते हैं। हाँ जी सर, जी ये सर। ठीक है। संडे को हम कोशिश करेंगे 2 घंटे का प्रैक्टिकल क्लास सुबह का हम करेंगे, जिसमें आपको जो आपके सिलेबस के रिगार्डिंग जो क्वेश्चन है मैं चाह रहा हूँ कि मॉर्निंग में अगर आपको करवाए जाएं तो ज्यादा बेटर रहेगा, वरना इवनिंग में क्लासेस तो चल ही रही हैं। सर जो कल क्लासेस करवाई थी सर, उसकी रिकॉर्डिंग होगी सर, वो मुझे भेज दीजिएगा, सुमन उसकी बोल। पहली क्लास की रिकॉर्डिंग है, दूसरी क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं है, वो आज अभी यूट्यूब पे पहली अपलोड क्लास करके उसके वाला बाद तो आपको सर वो भेजेंगे। योग वाला बताया था आपने, उद्देश्य महत्व और परिभाषाएं, वो तो क्लियर हो गया, बट अब कल वाली मेरी मिस हो गई है, तो वो कैसे करूं सर? ओके, कोई बात नहीं, वो भी आपको कल वाली रिकॉर्डिंग भी आपको भेज दी जाएगी, या आपके परसों तक जो है कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग की वीडियो भी बन जाएगी, वो वीडियो भी आपको मैं शेयर करवा दूंगा। ओके सर, ओके, थैंक यू चलिए, सर। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी अन्य क्वेश्चन अगर रहता है तो आप मुझे व्हाट्सएप माध्यम के सभी जो मैसेज करके आप मुझे पूछ सकते हैं। और आइए एक बार आप सभी मिलकर के मेरे साथ, मैं आपको मैसेज छोड़ देता हूँ एक बार, कब साथी सभी के पास नंबर आपको मैं सेंड कर देता हूँ। अगर किसी साथी का कोई भी मैसेज रह जाता है तो आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से आप मैसेज करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नंबर मैंने आपको चैट बॉक्स में डाल दिया। आइए, तब तक सभी साथी एक बार आंखें बंद करते हुए एक बार गायत्री मंत्र बोलते हुए शांति पाठ करेंगे। शांति शांति शांति। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की सर क्लास आपका धन्यवाद। कवर करते हैं जी। थैंक यू सर, थैंक यू सर। जी भाई, आप सभी साथी लीव कर सकते हैं।